नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों 15 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट के मैथ का एनालिसिस मैंने नहीं करा पाया था, लेट हो गया था। इसीलिए मैं बहुत सारे जो है मैथ के प्रश्न प्राप्त हो गए थे एक्चुअल वाली, और मैंने आपको कल ही लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वीडियो मैं कल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि यहाँ पे मैथ का लेवल मुझे अच्छा लगा और काफ़ी नए नए जो है पैटर्न देखने को मिला, तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा ही दूं। तो देख लीजिए कल के थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही साथ जो भी संभावित पैटर्न बनेंगे सभी का जिक्र मैं करता चलता हूं, आप जैसे कि जानते ही हैं, तो वो भी करते ही चलेंगे। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 14 और 18 दिन में कर सकता है। ए अकेले 6 दिनों तक काम किया और काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा। मैंने कहा था कि जब भी काम वाली बात है आपको एलसीएम लेना है। 14 और 18 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाता है, 14 और 18 का एलसीएम ले लेंगे, 2 सत्ते के 14, 2 नौ के 18, 9 सत्ते 63 और गुने 2 तो 7 7 120, अच्छा 126 हो जाएगा आपका। एलसीएम हो गया 126। ए की इफिशियंसी कितनी निकल गई, ए की इफिशियंसी कितनी निकल गई आपका, निकल गया 14, 14 नमा के होता है 126, यस 9 हो गए। इसके बाद आपका हो गया 18, 18 सत्ते के 126 होता है। ठीक है, 18 सत्ते के 126 हो जाए, इसका 7 हो गया और इसका 9 हो गया। अब ए ने कितने दिन तक कार्य किया है, 6 दिनों तक। तो ये 6 दिन तक 9 6 के 54 काम तो कर लिया होगा ये, है ना। तो शेष काम कितना बचा, 54 घटा देंगे पूरा काम में से, 6 में से 4 गया तो 2, अब 12 में से 5 गया तो कितना रहा, 7, और ये कट गया। अब ये 72 काम है, तो 72/7 काम जो दिन लगेंगे किसको, बी को लगेंगे शेष काम करने में, क्योंकि शेष काम करवाया जा रहा है बी से। अगर इसी सवाल में आपको ये पूछा गया होता कि ए और बी दोनों मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं, तब मामला अलग हो जाता। कितना आया था, 126 आया था। इसकी इफिशियंसी कितनी आई थी, 9, इसकी कितनी आई थी, 7, और 6 दिन तक दोनों मिल में करते, 9 7 16 एक दिन में, तो 6 दिन में कितने करेंगे, 16 छक्के के बताइए, 6 36 के 6, हाथ में 3, 1 छक्के 6 3, 96 काम कर लेते, 96 घटा देते तो 30 ही काम बचता, तो 30/7 जो है आंसर हो जाता, शेष काम बी करता। तो अगर 6 दिन दोनों साथ में किए होते तो, लेकिन 6 दिन अकेला ए काम करता है फिर छोड़ देता है, और जो बचा हुआ काम है वो बी करता है, इसीलिए आपका आंसर अभी आया था 72/7। आई होप आप दोनों पैटर्न सीख लिए हैं। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था, किसी आयत की क्षेत्रफल 225 है और उसकी लंबाई चौड़ाई का 4 गुना ही है, ये अलग प्रिंट हो गया, तो लंबाई क्या है। अब देखिए किसी आयत की, इसको मैं बाद में बता दूंगा, नहीं तो यही बता दो। चलिए यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, इसके लिए चौड़ाई का 4 गुना है 225 क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी होता है। आयत कुछ इस प्रकार का होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई। ठीक है, और क्षेत्रफल होता है एल बी। परिमाप क्या होता है, 2 × L+B होता है, और इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं आयत में। ठीक है, तो यहाँ पे एल बी का वैल्यू आपका दे चुका है 225, है ना, 225, और बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 4 गुने है। ठीक है, तो एक 4x हो जाएगा और एगो x हो जाएगा, है ना, इन दोनों का गुना है कितना आपका 225, तो 4x² की वैल्यू है आपका 225, तो x² का वैल्यू है आपका 225/4, 15/2 हो जाएगा आपका x का वैल्यू, है ना, 15/2 जो है आपका x की वैल्यू हो जाएगा। तो ये तो आपका निकला चौड़ाई। अब लंबाई इसका 4 गुना है, तो 60/2 मतलब 30 हो जाएगा, इसका कितना लंबाई हो जाएंगे, है ना, 30 और 15/2 हो गया। ठीक है, तो अब क्या पूछा जा रहा है, तो लंबाई पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर जो है 30 हो जाएगा। यहाँ पे चौड़ाई लिखा है, थोड़ा मिस हो गया, है ना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे कि किसी वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगा। अब आप जानते हैं सर्किल के सारे गुण मैं आपको बताया हूं कि जब भी इस सेंटर से कोई लाइन गुजरती है तो इसे व्यास कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक आर, इसीलिए व्यास बराबर 2r होता है। एक एक प्रॉपर्टीज आपको सीखना है। ठीक है, परिधि पूछा जाएगा तो ये टोटल जो गोल चक्री का दूरी होगा ना, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए और लंबाई फैलाया जाए तो जितनी लंबाई होती है उसे ही परिधि कहते हैं। परिधि का सूत्र होता है आपका 2πr। फिर वृत्त की क्षेत्रफल होती है आपकी πr²। पाई का मान तो आप जानते ही हमसे बेहतर। इसके बाद वृत्त में क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार का होता है त्रिज्यखंड। यहाँ पे के सेंटर होता है इस प्रकार का, है ना, तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इस बीच का कोण गिवन रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो है निकालने के लिए बीच का कोण गिवन रहेगा, θ/360 होता है ना, थीटा, ये जो भी कोण रहेगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे रखना है 360 गुने, अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो πr², और चाप खंड की परिधि पूछा जाए तो θ/360 गुने 2πr। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा, लेकिन थीटा का मान गिवन रहेगा, तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, अब जाते हैं इस सवाल पे। तो वृत्त की त्रिज्या आपका है 15, अब त्रिज्या आपका दे रखा है 15, आपका क्या निकालना है, वृत्त की परिधि 2 × 22/7 और गुने r का वैल्यू 15। बस इसी को सॉल्व करना है, 44 × 15/7, 44 × 15/7, 44 दाहिने के कितना होता है 440, है ना, 440,
और उसके बाद 44 पंचे 200, 4 पंचे 20, तो 220 हो जाएगा। तो 660 हो गया ये, है ना, 660। 44 15 को गुना करेंगे तो 660 होगा। 660/7 आपका आंसर है। इसी को जो भी काट के आएगा आपका मान हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 1000 रुपये मूलधन पर, देखिए मैं अपने तरफ से सजेस्ट किया था और हूबहू क्वेश्चन विथ आंकड़ा जो है एग्जाम में आया था। ठीक है, 1000 मूलधन, 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज, 3 सालों में मिश्रधन क्या होगा। अब मैंने आपको बता रखा है कि 3 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। तो रेट को आपको क्या करना पड़ता है, 3r² RQ में ढालना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है आपका, क्या है आपका यहाँ पे 3 सालों में 10% रेट है, 10 तिहाई के 30, 3 सालों के लिए याद ही रखना चाहिए आपको। ठीक है, फिर भी यहाँ करके देख लेते हैं। 10 दाहिने 100 दाहिने 300 और यहाँ 10 दाहिने के 100 दाहिने के 1000। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे आप इसके बाद 10 जीरो और लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ता है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे कितना भी जीरो डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और 3 33, मैंने कहा यहाँ पे मुझे 3 अंक नहीं चाहिए, तो 33 हो गए। अब इधर 0 0 बचे, लेकिन ये एक तो इधर आ जाएगा ना, क्योंकि ये बहुत सारे अंक थे, 3 अंक से ज़्यादा दिख रहे थे आने में, तो एक मैं और डाल दिया, है ना, 33.1 हो गया। इतने ही परसेंट आप 1000 का निकालेंगे तो आपका जो है ब्याज निकलेगा, लेकिन मिश्रधन पूछ रहा है तो 1000 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 33.1% अगर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 331 रुपया। ठीक है, 331 और 1000 तो 1331 रुपया जो है आपका आंसर हो जाएगा 3 सालों में मिश्रधन। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर 2 वर्ष के लिए पूछा जाए तो मैं हर बार चर्चा करता हूँ, 2r² 10 दूना के 20 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। मुझे 3 अंक नहीं चाहिए, एक शिफ्ट कर देंगे, तो 21% अगर निकालेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था ट्रिगो से, tan थीटा का वैल्यू 2/3 दिया था। ये मैं आपको सजेस्ट में बता चुका हूँ, देख लीजिएगा 10-15 दिन पहले वाली वीडियो। ठीक है, tan A का वैल्यू 2/3, मैंने कहा था कि जब भी tan A का वैल्यू है आपको sin A/cos A रख देना है और आपको ये वैल्यू रख देना है 2/3। या तो एंगल निकाल के कीजिए या तो फिर ऐसे कीजिए। और आपको sec प्लस tan A -1 sec प्लस tan A +1। अब आपको जो RHS दिया है, मतलब जिसका मान निकालना है, उसको भी आप छोटा कर सकते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कैसे छोटा कर सकता हूँ, देखिए A + B है और A - B है, ये A - B यहाँ पे देख लीजिए, A - B है और ये A + B है। मैंने ये इतना तक को A मान लिया भैया, sec A + tan A को A मान लिया -1। ठीक है, और sec A + tan A +1, तो A + B × A - B है, तो क्या हो जाएगा, sec A + tan A का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर होगा, A² - B² के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, आ गया ना। अब इसी का मान मैं रख लूंगा अंदर में, तो sec A का मान क्या होगा, sec A का होता है 1/cos A। तो यहाँ से पहले मैं मान निकाल लेता हूँ। देखिए अब tan A का मान क्या है, 2/3, तो क्या होता है लंब बाय आधार, तो ये कितना निकलेगा, 2 दूना 4 9 चौक 13, तो ये आपका √13 हो जाएगा, क्या, कर्ण। ठीक है, तो sec A बराबर क्या होता है 1/cos A, है ना, तो cos A का मान यहाँ से क्या निकलेगा 3/√13। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे काम आएगा, वैसे साइन कॉस करके मान रख के भी मैं यहाँ से पतली गली से निकल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं एंगल वाला बता दे रहा हूँ कि जब कहीं भारी पड़े तो आप एंगल भी निकालना सीखो। ये पाइथागोरस से निकला है भैया, 4 और 9 √13 हो गया कर्ण। अब तीनों भुजा जब निकल गया तो मैं त्रिकोणमिति के फंक्शन की कोई भी थीटा निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सेक थीटा चाहिए, तो सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, और कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो √13 और /3 हो जाएंगे। और प्लस ये क्या है tan A है ना, तो tan A का वैल्यू क्या है 2/3 है। ठीक है, इसको हम कर लेंगे होल स्क्वायर और माइनस कर लेंगे 1। ठीक है, नीचे एलसीएम आ जाएगा 3, तो √13 + 2 का होल स्क्वायर और /3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं √13 + 2/9 मतलब -1, तो √13 + 2/9, ऊपर वाले का भी स्क्वायर करना बाकी है और -1। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा। दूसरी तरीका क्या है, दूसरी तरीका है कि tan A का मान है, साइन और कॉस का मान आपको पता है। अगर ऑप्शन मिल रहा है तो जरूरी नहीं कि हर बार ऑप्शन मिलेगा ही, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इस विधि से नहीं भी मिलती है ऑप्शन। ठीक है, नहीं दिया रहता है, या फिर अगर दिया रहता है तो आपको देखने नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने कल जब बताया था कि भाई 2/√3 को 2√3/3 भी लिख सकते हैं, तो ये सब देखने आना चाहिए कि यही चीज़ लिखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्या आया था √13 + 2/9, इसका स्क्वायर करना था -1 कर लेते हैं। 13 4 कितना हो जाएगा 17, 17 - 4 √13 सॉरी प्लस, है ना, /9 -1। ठीक है, अब इसी को करेंगे तो 9 चला जाएगा ऊपर, तो 9 घट जाएगा, तो 8 + 4 √13 है ना /9, यही हमारा आंसर है ना। 8 + 4 √13 एलसीएम लेंगे 9 तो 9 नहीं होगा, 9 माइनस को जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 + 4 √13/9 नहीं बचेगा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे।
अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि बहुलक 50 है और माध्य 20 है तो माध्यिका क्या होगा। आपको पता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर यानी बहुलक 50 है इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका मुझे पता नहीं तो 3m माइनस 2 माध्य, तो 2 गुने 20 है ना, तो 40 इधर आ जाएंगे तो 90, तो 3 माध्यिका बराबर 90 कट गया तो माध्यिका का वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, आपको याद रखना है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। एक प्रश्न आया था कि 15, 25, 40, 100 का माध्य क्या होगा। माध्य क्या होता है, टोटल को जोड़ के कितने अंश है उतने से भाग दे दीजिए, है ना, औसत निकालना होता है। 140 अब 15 155 अब 5 60 180 हो गए, 180 को 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16 4 पंचे 20, 45 आपका माध्य हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में माध्यिका पूछा होता तो क्या करते, आरोही अवरोही क्रम में सजाते, ये पहले से ही सजा पड़ा है तो हमारा एक अंक इधर छोड़ते, एक अंक इधर छोड़ते, 40 और 20 65/2 जो है इसका माध्यिका हो जाता है इस आंकड़े के लिए। ठीक है, बहुलक बहुलक कैसे निकालते, चूंकि इस आंकड़े का तो आप एक से अधिक बार कोई रिपीटिशन है ही नहीं, तो बहुलक कैसे निकालते हैं, तो अभी जैसे माध्य निकाले 45 और माध्यिका निकाले 65/2 है ना, तो उसी सूत्र से बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, है ना, इसी सूत्र से निकाल लेते तो ये बहुलक बन जाता है। ये जो कैलकुलेटर करेंगे तो ये बहुलक निकल जाएगा। आई होप आपको हर तरीके से आगे पीछे जो भी प्रश्न बन सकता है सभी समझ में आ रहा है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि 10% सालाना वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि जब भी दोगुना, तिगुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 2 करोड़ गुना आए तो आपको गुना माइनस 1 कर लेना है, बटा टाइम या रेट करना है, गुने 100 कर देना है। तो यहाँ पे कौन सी गुना की बात हो रही भाई, 2 गुना, तो 2 में से 1 कर लेंगे, टाइम या रेट दिया है 10 और गुने 100 कर लेंगे। ठीक है, तो ये अब 10 साल में जो है आपका हो जाएगा कितना, 2 गुना हो जाएगा, है ना, 10% के दर से। वैसे आपको देखना आना चाहिए, इससे भी ज़्यादा इजी है। जैसे एक प्रश्न इसी में आ जाता है कि 10 साल में 2 गुना हो गए तो कितने साल में 4 गुना होंगे, देखे होंगे प्रश्न। ठीक है, 10 साल में 2 गुना हो गए तो कितने साल में 5 गुना हो जाएगा मान लीजिए, तो 10 साल में हो गया 2 गुना और कितने साल में मुझे पता नहीं है, 5 गुना रिक्वायर्ड है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे गुना माइनस 1, तो 2 गुना 2 में से गया 1 और 10 अब बराबर कितना रिक्वायर्ड है 5 गुना, तो 5 में से 1 अब बट्टा x, यही निकल जाएगा x की वैल्यू। तो आपका जो है कितने साल में 5 गुना होगा निकल जाएगा। ठीक है, एक तो ये पैटर्न है। दूसरी पैटर्न आपको देखने भी आना चाहिए कि साधारण ब्याज होता ही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बताइए, रेट गुने टाइम प्रतिशत किसका, मूलधन का। तो यहाँ 10% रेट है ना और 2 गुना कर रहा है तो मतलब 100 पर जितना 100 रुपया आपने लगाया था ब्याज मूलधन, तो 100 रुपया और ब्याज आएगा तब ना ये 2 गुना हो जाएगा। तो 100 रुपया कब आएगा, जब 10% रेट है, 10 साल डालेंगे तब ना, तो इसीलिए 10 आया था इसका आंसर इस सवाल का। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 6 + 2√3 या प्लस 1/, इसे इस प्रकार का है, 6 + 2√3 + 1/7 - 4√3, इसको हल करने के लिए बोला गया था। अब ये भी देखना आना चाहिए, एकदम मिला के दिया गया है जो मैं आपको बताया हूँ कि जब भी मान लीजिए जैसे ये 1/7 - 4√3 है, इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 7 + 4√3, इतना को मैं इतना ही लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना को मैं इतना लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिख सकता हूँ मुझे देखना आना चाहिए। 1/7 - 4√3, इसको जब परमेकरण करेंगे, परमेकरण का मतलब कंजुगेट से गुना करते हैं, मतलब साइन चेंज करके, तो 7 + 4√3 से गुना कर दिए ऊपर और नीचे भी गुना कर दिए, 7 भाग कर दिए, मतलब 7 + 4√3 से। अब देखिए a + a स्क्वायर, a + b × a- नहीं है तो a² - b² नहीं जाएगा, 7 × 7 = 49 में से 4 × 16 = 48 जाएगा, तो नीचे तो 1 के ना बचेगा। अब 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए तो खाली इतना ही बचाना, गुणज में तो 1 के था तो 1 से गुना करिए तो वही बात, नहीं करिए तो भी वही बात, तो इतना ही बचाना 7 + 4√3, इसीलिए मैं सीधे सीधे 7 + 4√3 लिख लूंगा। तो 6 + 2√3 प्लस है बीच में ये वाला प्लस आया था, कितना आया था हमारा 7 + 4√3 आया था। अब देख लीजिए 7 × 6 = 13 + 4 × 2 = 6√3, यही हमारा आंसर है, इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ छोटा हो सकता है एक शर्त पे, अगर इस √3 का मान 1.732 रख के जो है गुना कर दे तो देख लेंगे कि ऑप्शन में कैसा है। ठीक है, तो यही हमारा इसका सॉल्वेशन है। एक प्रश्न आया था कि 2 कोण संपूरक है, आपस में संपूरक। अब संपूरक और पूरक क्या होता है देख लीजिए। मान लीजिए कि ये कोई कोण है, अब बोल रहा है ये समांतर जैसे बन गया, ये जाने दीजिए। मान लीजिए कि बोल रहा है कि ये कोई कोण है, ठीक है, बोल रहा है कि ये जो कोण ये वाली है और ये वाली है, ये संपूरक है। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है आपका 180 डिग्री है। ठीक है, तो एगो थीटा होगा तो एगो 180 माइनस थीटा होगा। ये तो हो गया आपका संपूरक की बात, संपूरक। एगो होता है पूरक डायरेक्ट, तो
तो पूरक का मतलब है कि मान लीजिए दोनों कोण बता रहा है पूरक है, तो एगो थीटा होगा तो एगो 90 माइनस थीटा होगा। मैं यानी दोनों कोण जो पूरक कोण होते हैं ना, उन दोनों का योग जो है 90 होता है, जो संपूरक होता है उन दोनों का योग 180 होता है। इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो बोल रहा है कि दो कोण संपूरक है, बड़ा कोण छोटी वाले कोण का 36 डिग्री अधिक है। तो एगो मान लिए x है छोटा वाला कोण, है ना, एगो मान लीजिए छोटा वाला कोण जो है, बड़ा कोण जो है आपका छोटा कोण x है, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, x प्लस 36 डिग्री हो जाएगा। और दोनों कोणों का योग कितना होना है, संपूरक है तो 180 डिग्री, ठीक है। तो 2x बराबर 180 में से 36 घटेगा तो 30 घटा तो 50, और 6 गो और घटा है तो 144 होगा जी, हाँ 144 होगा, है ना। अब इसको काट लेंगे तो 7 और 2 72, x का वैल्यू आ गया है 72 डिग्री, और जो एगो जो है 72 प्लस 36 तो कितना हो जाएगा आपका 72 और 30 कितने हो गए 102, अच्छा 108 डिग्री जी, तो 108 डिग्री करके देखिएगा। ये दोनों कोण निकल गया, कोण ए और कोण बी, x प्लस 36 था इसलिए 108 और एगो निकलेगा 72, तो छोटका कोण जो है 72 होगा, अब बड़का कोण जो है आपका 108 होगा। तो ये दोनों कोण निकल गया जो संपूरक है, और छोटा कोण जो है बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 36 डिग्री अधिक है, ठीक है। आई होप आपको संपूरक और पूरक दोनों समझ में अच्छे से आ गया। पूरक जो है दोनों कोणों का योग 90 होगा, संपूरक दोनों कोणों का 180 होता है, ठीक है। 18 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। अब मैंने एक दिन बताया था कि किसके बराबर है, किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे 18 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने यहाँ पे माना कि 20 वस्तु का जो है यहाँ पे 18 वस्तु का जो है विक्रय मूल्य 20 रुपया है, एक क्रय मूल्य मैंने 1 रुपया मान लिया है, किसके बराबर है उसको 1 रुपया मानना है, ठीक है। और 20 वस्तु का 18 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 18 रुपया हो जाएगा। अब इस लैंग्वेज को और इसको मिलाइए, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अगर मैं 20 वस्तु खरीदता तो 20 रुपया लगता ना जी, 18 को खरीदे तो 18 रुपया लगा है। अगर 20 को खरीदता तो 20 रुपया लग जाता, 18 को वस्तु जो बेचे हैं तो 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर पैसा आया ना बेचने से, तो लाभ कितना हो गया है 2 रुपया। तो 2 गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य कितना है हमारा 18 रुपया, तो 100/9 जो है हमारा 100/9% का लाभ हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए इस प्रश्न को, जटिल है थोड़ा सा, समझ जब तक नहीं आता तब तक जटिल लगेगा। 18 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, अब जिसके बराबर रहेगा ना उसी को 1 रुपया मानेंगे, ठीक है। तो 18 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया आपका CP 18 रुपया हो गया, है ना। और 18 वस्तु को जब हम बेच रहे हैं तो जो 20 वस्तु के क्रय मूल्य पे पैसा खर्च होता ना उतना पैसा आ रहा है, तो 20 रुपया आ रहा है, ये हमारा SP है। अब 18 को वस्तु हम 18 रुपया में खरीद लिया, 18 को वस्तु 20 रुपया में बेचे तो कितना लाभ हुआ 2 रुपया, तो 2 गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है हमारा 18 रुपया। इसी को काटेंगे तो 100/9% नहीं हो जाएगा हमारा लाभ। तो यही है और कुछ नहीं है। मैंने कहा है इसमें किसको मानना है, तो जो अगला लैंग्वेज रहता है कि किसके बराबर है, बराबर से पहले जो चीज रहता है ना, यहाँ पे CP है तो CP को 1 रुपया मानेंगे, कभी SP रहेगा तो SP को 1 रुपया मानेंगे, ठीक है। ये वस्तु वाले प्रश्न में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न ओरिजिनल मिला मैं आप तक पहुंचा दिया हूं, आशा करता है कि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के GK GS के एनालिसिस के वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।